हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला में हम आ चुके हैं लर्निंग के जो सिद्धांत हैं, उस लर्निंग के सिद्धांत के लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं। यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरीज थी लर्निंग को लेकर के, उन सारी थ्योरी को हमने काफ़ी कुछ हद तक कवर कर लिया है। जिसमें हमने देखा था थांडाई की थ्योरी को, हमने स्किनर की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया, हमने पावलाव की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया और कोहलर की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया। जो हमारे चार मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं लर्निंग से रिलेटेड, अधिगम को लेकर के, जिन्होंने थ्योरी जो मनोवैज्ञानिकों ने दी है, उन थ्योरी को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब कुछ और सिद्धांत हैं, उन कुछ और सिद्धांतों को पढ़ करके हम लर्निंग के जितने भी सारे सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को ख़त्म करेंगे। उसके बाद लर्निंग के चैप्टर में लर्निंग के जो कर्व होते हैं, ग्राफ होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग लर्निंग का जो पठार होता है, अधिगम का पठार, उसको पढ़ेंगे। लर्निंग के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, कितने कारक हो सकते हैं, उनको पढ़ेंगे। लर्निंग का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको पढ़ेंगे। तो लर्निंग के सारे पहलुओं को हम क्या करेंगे, आगे आने वाली वीडियो में भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी अपडेट होंगे वीडियो को रिलेटेड, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो अपनी तैयारी को आप और मजबूत बना सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि अब हम लोग क्या करेंगे, मॉर्निंग में आपको एक मैथ का वीडियो मिलेगा और शाम को सीडीपी का वीडियो मिलेगा। सीडीपी तो हमने लगभग 50% से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है। जितना और बाकी बचा भी सिलेबस है, उस सिलेबस को एक बार कंप्लीट करने के बाद फिर से एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन ला करके उस चैप्टर वाइज क्वेश्चन के माध्यम से पूरे सिलेबस को हम लोग एक पूरी तरह से रिवाइज करेंगे, ताकि हमारी जो पकड़ हो, जो कुछ भी हमारा छूटा हो, वो क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ जाए। क्योंकि अल्टीमेटली हमें सॉल्व क्वेश्चन ही करना है। थ्योरी तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो हमारी क्वेश्चन पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इसलिए जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होता है वैसे ही हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और जो मॉर्निंग में वीडियो आएगा वो आपका मैथ से रिलेटेड होगा। अगर आपको मैथ 1% नहीं आता तो गारंटी है कि आपको मैथ अच्छे से समझ आएगा, सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे जो टेट सीटेट से रिलेटेड मैथ हैं। तो मॉर्निंग में उस वीडियो को और शाम को सीडीपी के वीडियो को इसी तरह से हम पैरेलल लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिगम सोपानकी का सिद्धांत, जो रॉबर्ट गैने ने दिया था। अब रॉबर्ट गैने जो मनोवैज्ञानिक थे, वो क्या कहते हैं, वो मानते हैं कि जो अधिगम होता है, जो लर्निंग जो हम सीखते हैं, उसके कई स्तर होते हैं। पहले हम छोटे स्तर में सीखते हैं, फिर उससे आगे वाले स्तर, फिर उससे आगे धीरे धीरे लास्ट तक जाते हैं। तो उनका मानना था कि जो हमारा अधिगम होता है, जो हम लर्निंग करते हैं, वो कई स्टेजेज में होती हैं, उनके कई स्तर होते हैं। उन्हीं स्तरों को लेकर के इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जिसको कहते हैं कि रॉबर्ट गैने के अधिगम का सिद्धांत। अब रॉबर्ट गैने ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया था, उसमें इन्होंने 8 स्तर बताए थे। इन्होंने कितना स्तर बताया था, 8 प्रकार बताए थे, जो सरल से लेकर के कठिन की ओर होता है। पहले सबसे सरल का स्तर बताया, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन। इसी तरह से इन्होंने 8 स्तर बताए थे। तो एक एक स्तर को हम बहुत बारीकी से समझेंगे। तो पहला सवाल कैसे पूछा जाएगा, सवाल कैसे बनता है, इसमें सवाल ये बनेगा कि अधिगम सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया। तो अधिगम सोपानकी का सिद्धांत दिया है रॉबर्ट गैने ने, पहला चीज़। उसके बाद दूसरा सवाल पूछा जाता है इनकी बुक से रिलेटेड, कि इनकी बुक का क्या नाम है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 में यूपी टेट वाले ने पूछा था कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो बुक है वो किसकी बुक है। अब यूपी टेट पूछा है तो अदर स्टेट वाले भी पूछ सकते हैं। बिहार का टेट हो गया, एमपी का टेट हो गया, उत्तराखंड का टेट हो गया। तो किसी भी टेट में, एमपी टेट में, किसी भी में भी पूछा जा सकता है। इसलिए इसको ध्यान से याद कर लेना है कि अधिगम सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया। पहला सवाल ये होगा रॉबर्ट गैने ने। उसके बाद सवाल बन सकता है कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो बुक है, इस बुक को किसने लिखा था। ये है रॉबर्ट गैने की किताब। अब अधिगम को लेकर के, अधिगम के जो 8 प्रकार उन्होंने बताए, वो सरल से जटिल, सरल से कठिन की ओर है। यानी कि सबसे लो स्तर पे, सबसे छोटे स्तर पे जो लर्निंग होती है, उन्होंने उसको सबसे सरल माना है। और जो सबसे लास्ट में, यानी कि जो अमूर्त चिंतन करने की, समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित हो जाती है बालक में, तो उन्होंने सबसे उच्च माना है। तो इनके 8 स्तर को हम लोग बारीकी से देखेंगे और एक एक वर्ड्स को, एक एक इनके जो स्तर है उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो इनके स्तर को आपको याद रख लेना है। तो इन्होंने जो 8 स्तर दिए थे, इसमें पहला स्तर है सिंबल लर्निंग, संकेत अधिगम। उसके बाद दूसरा इन्होंने दिया था उद्दीपक अनुक्रिया, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स। फिर उन्होंने दिया चेन लर्निंग, फिर शाब्दिक साहचर्य, वर्बल लर्निंग,
मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटिव, सम प्रत्यय यानी कंसेप्ट को सीखना, सिद्धांतों को समझना, उसके बाद समस्या के समाधान को समझना। तो इन्हीं के जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, अब एक एक सिद्धांत को हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब जैसे इसमें पहला है इनका संकेत अधिगम यानी कि सिंबल लर्निंग। सिंबल लर्निंग में ये बताते हैं कि रॉबर्ट गैने कहते हैं कि जो सबसे निम्न स्तर पे जो हमारा सीखना होता है वो हम संकेतों के माध्यम से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक छोटा सा बच्चा है तो उसको मैंने बताया कि अगर रेड लाइट है, जैसे हम उसको गाड़ी में लेके जा रहे हैं तो हम बताएंगे कि अगर रेड लाइट दिख रहा है जिसका मतलब स्टॉप होता है, रुकना होता है। तो हम उसको संकेत के माध्यम से बता रहे हैं। तो अगर वो संकेत के माध्यम से बालक सीख रहा है तो वो होता है सिंबल लर्निंग, यानी कि सिंबल का मतलब संकेत, संकेतों के माध्यम से अगर बालक सीखता है तो उसको सिंबल लर्निंग। ये मानते हैं रॉबर्ट गैने कि सबसे निम्न स्तर होता है, यानी कि सबसे सरल स्तर होता है सीखने का और सबसे पहला स्तर होता है। सवाल किस तरह से पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा कि रॉबर्ट गैने का जो सबसे निम्न स्तर है, सबसे सरलतम स्तर है या पहला स्तर है सीखने का, वो कौन सा है? तो 4 ऑप्शन 1 2 3 4 करके दे देगा। तो सबसे पहला स्तर संकेत लर्निंग, सिंबल लर्निंग होती है। उसके बाद जो दूसरा स्तर है तो फ्रेंड्स दूसरा स्तर है उद्दीपक अनुक्रिया का लर्निंग। अब इसमें कभी कभी एक सवाल और भी बनाया जा सकता है कि सिंबल लर्निंग जो होती है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो अभी अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने पावलोव के बारे में पूरी डिटेल स्टडी करी थी कि पावलोव ने जो प्रयोग किया था कुत्ते को लेकर के, उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो भोजन था उसको घंटी के माध्यम से जोड़ा था। तो एक संकेत के माध्यम से जोड़ दिया था। जैसे ही घंटी बजती थी तैसे ही उसी तरह से तुरंत ही कुत्ते के मुंह में क्या होता था? लार टपकना शुरू हो जाता था। तो उन्होंने कुत्ते के लार के टपकने का संबंध जो था एक संकेत के माध्यम से, घंटी के माध्यम से उसको ऐड कर दिया था। तो कभी ये अगर पूछता है कि रॉबर्ट गैने का जो अधिगम सोपानकी का सिद्धांत है उसमें जो पहला सिद्धांत है संकेत अधिगम का, वो किसकी थ्योरी पे आधारित है? तो आप बताएंगे ये पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। ये थोड़ा सा कठिन सवाल हो जाएगा, हालांकि इस तरह के सवाल पूछे नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सा और अच्छा लेवल का हो जाएगा सवाल अगर इस तरह का पूछा जाता है। तो हर पहलू को, हर स्तर को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि कहीं से कहाँ तक कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े एग्जाम में। अगर कठिन पेपर भी आता है तो भी हमें आसान लगे, इतनी अच्छी से हम तैयारी को आगे बढ़ाएंगे अपने। तो आई होप कि पहला ये जो कंसेप्ट है, पहला जो स्टेज है इनका, ये आप सीख गए होंगे। अब दूसरा स्टेज क्या कहता है? दूसरा स्टेज कहता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अगर आपने थार्नडाइक के सिद्धांत को देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि अगर कोई सामने उद्दीपक वाली चीज़ है, जैसे सामने अगर कोई उद्दीपित करने वाली चीज़ है तभी हमारा रिस्पांस आता है। हमने इसमें एग्जाम्पल भी बताया था कि अगर आपके सामने अभी एग्ज़ाम का डेट घोषित कर दिया जाए, जैसे ही आपके सामने एग्ज़ाम का डेट घोषित कर दिया जाता है कि 15 दिन के बाद आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा, 15 दिन के बाद ही आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा, तो जैसे ही एग्ज़ाम का डेट आए तो एग्ज़ाम का डेट आपके अंदर एक उद्दीपक की तरह काम करेगा, आपको स्टिमुलेट कर देगा पढ़ने के लिए। तो आप क्या करेंगे? रिस्पॉन्स देना शुरू कर देंगे। किस टाइप का? आप पढ़ाई में लग जाएंगे, रिस्पॉन्स देना शुरू कर देंगे। आपको पता है कि जैसे ही सुपर टेट का एग्जाम होगा तो हमें जॉब मिल जाएगी जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो दूसरा इन्होंने बताया कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जब तक हमारे सामने कोई स्टिमुलस यानी कोई उद्दीपित करने वाली चीज़ नहीं होती तब तक हम रिस्पॉन्स नहीं करते। तो दूसरा स्तर इनका है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये मानते हैं कि पहला जो सिद्धांत है संकेतों के माध्यम से बालक सीखता है। दूसरे ये स्टेज में मानते हैं कि जब तक हमारे सामने कोई ना कोई स्टिमुलेट करने वाली चीज़ नहीं होगी, जब तक हमें उद्दीपित करने वाली चीज़ नहीं होगी तब तक हम नहीं सीखेंगे। तो दूसरा ये है इनका उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का अधिगम। अब तीसरा अधिगम के बताते हैं। तीसरा अधिगम बताते हैं श्रृंखला का अधिगम। श्रृंखला का अधिगम का मतलब ये है कि बालक को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से सीखना होता है। उद्दीपक और अनुक्रिया जो होती है उसके बीच में बच्चों के सामने एक श्रृंखला के रूप में सिखाना पड़ता है। जैसे अगर मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ अ किस तरह से बनाया जाता है, अ बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको इस तरह से बनाना सिखाएंगे, उसके बाद ये वाली लाइन सिखाएंगे, उसके बाद ये वाली लाइन सिखाएंगे, ये वाली लाइन सिखाएंगे, यानी कि हम एक चेन के माध्यम से उसको सिखा रहे हैं। अगर हम उसको ए बनाना सिखाएंगे तो सबसे पहले ये लाइन ड्रा करना सिखाएंगे, फिर ये लाइन ड्रा करना सिखाएंगे, फिर ये लाइन ड्रा करना सिखाएंगे। यानी कि जो बालक होता है उस बालक को हम एक चेन के माध्यम से, कोई ना कोई सी चीज़ चेन के माध्यम से अगर हम सिखाते हैं तो वो होता है श्रृंखला अधिगम। उसके बाद चौथा होता है वर्बल लर्निंग, शाब्दिक साहचर्य। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है
साहचर्य का मतलब होता है फ्रेंड्स एसोसिएट करना, यानी कि उससे संबंधित कर लेना। जैसे हमने ये इस सिद्धांत में देखा था कि जो पावलोव का सिद्धांत था, जो कुत्ता था वो घंटी के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लिया था, अपने उसके साथ साहचर्य संबंध बना लिया था। जैसे घंटी बजती थी उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था, यानी कि क्योंकि उसको पता था कि जैसे घंटी बजेगी वैसे ही भोजन आएगा, तो घंटे के साथ वो अपने आप को एसोसिएट कर लिया था। तो चौथा स्तर इनका यही कहता है गहने का कि शाब्दिक साहचर्य, जो संकेत और ध्वनियों के द्वारा सीखा जाता है। संकेत और ध्वनियों के द्वारा सीखे गए ज्ञान को जो बच्चा होता है शब्दों में व्यक्त करना सीख जाता है। संकेतों के माध्यम से हमने कुछ सीखा, शब्दों के माध्यम से सीखा, ध्वनियों के माध्यम से सीखा, तो उसको जो बालक होता है वो शब्दों में व्यक्त करना धीरे धीरे सीख जाता है। तो इनका ये चौथा स्तर था। अब पांचवा स्तर क्या होता है? पांचवा स्तर ये बताते हैं कि बहुविभेदन, यानी कि मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटिव बहुविभेदन का मतलब होता है कि इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते जो स्टूडेंट होता है, जो बालक होता है, शब्दों में, अक्षरों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों के बारे में अंतर करना सीख जाता है, डिफरेंस करना सीख जाता है, डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाता है, विभेद करना सीख जाता है। तो इनका ये पांचवा स्तर था। अब उसके बाद छठवां स्तर बताते हैं ये कंसेप्ट लर्निंग संप्रत्यय लर्निंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस अवस्था में जो बालक होता है वस्तुओं को अपने दिमाग में स्मरण करना सीख जाता है, एक अपने दिमाग में एक कंसेप्ट बना लेता है किसी चीज़ को लेकर के। तो इस अवस्था में बालक अपने मन और मस्तिष्क में कंसेप्ट बनाना सीख जाता है। उसके बाद ये वाला सिद्धांत है प्रिंसिपल लर्निंग, ये सातवां स्तर माना जाता है इनका। अब सातवां जो स्तर माना जाता है ये प्रिंसिपल लर्निंग का क्या मतलब? प्रिंसिपल लर्निंग का मतलब होता है कि इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो कंसेप्ट, जो यहाँ पे क्या हुआ, कंसेप्ट बना लिया, अब उस कंसेप्ट को, उस सिद्धांतों को यहाँ पे अप्लाई भी करना क्या करता है, संप्रत्यय बनाना शुरू हो जाता है और सिद्धांतों को समझना शुरू कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, जैसे वो देखता है कि कोई ऊपर से पेड़ से कोई फल गिर रहा है, तो वो इस सिद्धांत को समझने लगता है कि ये किस वजह से हो रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल की वजह से हो रहा है। जो गुरुत्वाकर्षण जी काम करता है किसी वस्तु को नीचे खींचने में, उसकी वजह से काम करता है। इसका मतलब इस अवस्था में आते आते बालक सिद्धांतों को समझना सीख जाता है। जैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल बताऊँ कि जैसे अगर पानी रखा हुआ है तो उसको फ्रिज में रखेंगे तो वो जम जाएगा, अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो वो जम जाएगा। इसका मतलब ये किस कंसेप्ट पे काम करता है, ये धीरे धीरे स्टूडेंट इसमें क्या होता है, सीखना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद लास्ट स्टेज जो इन्होंने बताया था वो था समस्या समाधान का क्या मतलब? समस्या समाधान का मतलब ये होता है कि बालक अब धीरे धीरे अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है, प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है उसको सीख जाता है। तो ये सबसे माना जाता है जटिल स्तर, जब बालक अमूर्त चिंतन का मतलब जो चीज़ें हमारे सामने दिखाई नहीं दे रही हैं, जो वस्तुएं हमारे सामने दिखाई नहीं दे रही, उन वस्तु के बारे में अगर हम चिंतन कर पा रहे हैं। जैसे अगर कल क्या होगा हमें कुछ नहीं पता है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम सोच पा रहे हैं अपने मन और मस्तिष्क के माध्यम से, अमूर्त चिंतन कर पा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहे हैं, तो वो इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्तर में, लास्ट वाले में आएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या बताया। इन्होंने बताया कि संकेतों के माध्यम से पहले स्तर में सीखा जाता है, स्टिमुलस रिस्पांस के माध्यम से दूसरे स्तर में। जब तक हमारे सामने कोई स्टिमुलस नहीं होगा तब तक हम रिस्पांस नहीं देंगे, जब तक हमारे सामने कोई चीज़ उद्दीपित करने वाली नहीं होगी तब तक हम कोई रिस्पांस नहीं देंगे। तीसरा होता है श्रृंखलाधिगम चेन लर्निंग, इसमें बालक चेन के माध्यम से सीखता है, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके सीखता है। उसके बाद इसमें होता है शाब्दिक साहचर्य, वर्बल लर्निंग, संकेतों और ध्वनियों के द्वारा जो सीखा गया ज्ञान होता है उसको बच्चा शब्दों में व्यक्त करना सीख जाता है, शाब्दिक साहचर्य। उसके बाद मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटिव, इसमें इस अवस्था में बालक जो होता है विभेद करना सीख जाता है, धीरे धीरे अलगाव करना शुरू, शब्दों को, अक्षरों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, उनके अंतर को समझना सीख जाता है। उसके बाद इसमें अपने मन और मस्तिष्क में कंसेप्ट बनाना सीख जाता है, फिर सिद्धांतों को सीखता है कि कोई सिद्धांत किस तरह से काम करता है। उसके बाद लास्ट में होता है समस्या समाधान, वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है वो लास्ट स्टेज में आती है। तो कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि जो रॉबर्ट गहने का 4 ऑप्शन दिया जाएगा उसमें पूछा जाएगा कि सरल से जटिल की तरफ आपको सजाना है। तो सरल से जटिल, सबसे पहला ये क्रम याद रहना चाहिए आपको। सबसे पहला सिंबल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पांस, चेन लर्निंग, वर्बल लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटिव, कंसेप्ट, प्रिंसिपल, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसको आप एक क्रम के माध्यम से आप याद करेंगे, ताकि अगर 2-3 बार पढ़ेंगे, रटना नहीं है, 2-3 बार पढ़ेंगे। सिंबल लर्निंग संकेतों के माध्यम से, स्टिमुलस रिस्पांस उद्दीपक होने के लिए, चेन लर्निंग, वर्बल, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटिव, कंसेप्ट, प्रिंसिपल, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसी तरह से आपको याद रख लेना है ताकि कहीं से कहाँ तक अगर इस पर कोई भी सवाल आए तो वो छूटे न।
तो ये सरल से लेकर के जटिल की तरफ इनका ये सिद्धांत है। सीक्वेंस तो मस्ट है याद करना, क्योंकि अगर सीक्वेंस गलत हो जाएगा तो आपका सवाल इस सिद्धांत को पढ़ने का कोई कहाँ से कहाँ तक मतलब नहीं निकलेगा। तो अधिगम सोपानकी का जो सिद्धांत है हमने बहुत बारीकी से इसको समझ लिया है, जितने भी इसके पहलू हो सकते हैं उन सारे पहलुओं को समझ लिया है। अब हम अगले सिद्धांत पे बढ़ते हैं, जो हमारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत होगा, जो बंडूरा जी ने दिया था। तो आते हैं अगले सिद्धांत पे। तो फ्रेंड्स, जो अगला हमारा सिद्धांत वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होती है? सोशल लर्निंग थ्योरी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि हमारी लर्निंग किसके माध्यम से हो रही है? अधिगम। अधिगम मतलब लर्ना या लर्निंग करना, यानी कि कुछ सीखना। हम कुछ सीख रहे हैं किसके माध्यम से? सोशल यानी सामाजिक, समाज के माध्यम से अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो उसी को कहा जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को देने वाला कौन था? तो इस सिद्धांत को देने वाले थे अल्बर्ट बंडूरा। इनका नाम हमने शायद नहीं लिखा है, तो इनका नाम था अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा, इनका सिद्धांत इन्होंने दिया था बंडूरा। तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो एक नंबर का सवाल यहाँ से बन जाएगा कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया है। अब इनके सिद्धांत को कभी कभी अवलोकनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाता है, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी कही जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बालक सीखता है, जो हम कुछ सीखते हैं, जो मनुष्य सीखता है, मानव सीखता है, वो ऑब्जर्व करके सीखता है। अब जैसे सामाजिक अधिगम नाम से पता चल रहा है, हम समाज में जो रह रहे हैं, जो देख रहे हैं, जैसे हमारा परिवार है, हम अपने परिवार में अपने पिता को, अपने माता को, अपने बड़े भाई को देखते हैं तो उनके बिहेवियर को धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। बड़े उनके सामने आ रहे हैं तो किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, छोटे के साथ किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। तो जो हम देख करके सीखते हैं अपने वातावरण के माध्यम से, अपने आस पड़ोस के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से, अपने स्कूलों के माध्यम से, तो उसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसीलिए इनके जो सिद्धांत होते हैं उनके सिद्धांत को ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी कही जाती है। ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, किसी को हमने देखा कि वो काफ़ी सादगी के साथ बिहेव करता है तो हम उसके व्यवहार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो हम व्यवहार अवलोकन के माध्यम से ऑब्जर्व करके सीखते हैं उसी को कहते हैं अवलोकनात्मक सिद्धांत। तो अवलोकनात्मक सिद्धांत के नाम से अगर पूछा जाएगा किसने दिया, तो भी अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो भी अल्बर्ट बंडूरा ही होंगे। उसके बाद कभी कभी अनुकरण के माध्यम से भी सीखते हैं, इसके अनुकरण करने के सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, हम अनुकरण ही तो कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स जिस तरह का काम करते हैं, जिस तरह की बिहेव करते हैं, जिस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो उसी को हम धीरे धीरे फॉलो करते रहते हैं, फॉलो करके भी तो सीखते हैं। तो उसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अनुकरण करने का सिद्धांत भी कहा जाता है, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी कही जाती है। तो अल्बर्ट बंडूरा जी कहाँ के थे? अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के थे। एक नंबर का सवाल यहाँ से भी कभी कभी पूछा जा सकता है, जो स्टेट के टेट वाले हैं। मैं स्पेसिफाई करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर सीटेट वाले के लिए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन हाँ यूपी टेट वाले जो हैं, जो सुपर टेट की तैयारी करने वाले हैं, जो स्टेट के टेट देने वाले हैं, जैसे उत्तराखंड का टेट हो गया, एमपी का टेट, बिहार का टेट, तो ये एक नंबर का छोटा सा सवाल पूछ लेंगे कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे। तो अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के थे? कनाडा के थे। तो अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत क्या कहता है? अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत कहता है कि मानव जो कुछ भी सीखता है उसका जो अधिकांश भाग होता है हम दूसरों को देख करके, दूसरों को सुन करके, दूसरों को समझ करके सीखते हैं। अब जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमने हिंदी कैसे सीखा? हमें हिंदी सिखाया नहीं जाता है, हम धीरे धीरे अपने परिवार में लोगों को सुनते हैं, अपने आस पड़ोस में लोगों को सुनते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हिंदी को सीख जाते हैं। क्योंकि हमारी मातृभाषा हमेशा बोली जाने वाली भाषा है, तो उसको हम सीख जाते हैं। हमारे आस पड़ोस में जो कुछ भी एक्टिविटी होती रहती है, जिस तरह का व्यवहार होता है, इसलिए कहा जाता है कि बचपन में जो बालक होता है उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाएगा वो उसी तरह की चीज़ें सीखेगा। तो अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत भी यही कहता है कि मानव जो कुछ भी सीखता है उसका अधिकांश भाग वो दूसरों को देख करके सीखता है, दूसरों को सुन करके सीखता है, समझ करके सीखता है। अब इन्होंने बताया कि कई स्टेजेज होती हैं लर्निंग के। अल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि स्टेजेज की कई लर्निंग होती है। अब उस लर्निंग स्टेजेज की कई लर्निंग में इन्होंने 4 स्टेज बताए थे। पहला इन्होंने बताया था अटेंशन, दूसरा इन्होंने बताया रिटेंशन, तीसरा इन्होंने बताया रिप्रोडक्शन और चौथा मोटिवेशन, यानी कि अवधान करना। अटेंशन का मतलब किसी चीज़ को ध्यान से देखना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को ध्यान देना कि उसका जो, अगर जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप अगर
पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप इसको ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपका अगर कोई ध्यान ही नहीं है तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम ये होता है कि अटेंशन देना है, ध्यान देना है चीज़ों को। तो ये पहला स्टेज वो मानते हैं। दूसरा मानते हैं कि रिटेंशन, यानी कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आप धारण करिए, उस चीज़ को पढ़िए, अपने मन और मस्तिष्क में बैठाइए। तो ये होता है रिटेंशन। उसके बाद ये होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप इस चीज़ का यूज कहाँ करेंगे, एग्जाम में करेंगे। तो इस चीज़ को एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है। एग्जाम में अगर कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो इस चीज़ को यूज कर लेना है। उसके बाद लास्ट में होता है मोटिवेशन। अगर एग्जाम में आपके सवाल सॉल्व हो रहे हैं, जो हमने बताया आप पढ़ रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको रिप्रोड्यूस कर पाए एग्जाम में, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपकी जॉब लगेगी, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, मोटिवेशन। तो इन्होंने ये 4 स्टेजेज बताए थे। पहला स्टेज इन्होंने बताया अटेंशन, दूसरा बताया रिटेंशन, तीसरा बताया रिप्रोडक्शन और चौथा बताया मोटिवेशन। अब जैसे ये अटेंशन है, अटेंशन का मतलब ये है कि आपके सामने अगर कोई एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जाए, आपके सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जाए जिसको आप फॉलो करते हैं, तो उसके प्रति आप आकर्षित होंगे। जब उसके प्रति आकर्षित होंगे तो उसको ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे, वो कुछ ना कुछ उससे सीखेंगे। तो पहले स्टेज में यही होता है कि आपको जो कुछ सिखाना है तो आपके सामने एक आदर्श तरीका प्रस्तुत किया जाए, उस आदर्श व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए जिसके व्यवहार से आप प्रभावित हैं, जिससे उससे आकर्षित हो सकें और उसके जो व्यवहार है उसको ध्यानपूर्वक उसका अवलोकन कर सकें। जब आप उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे, अटेंशन देंगे, तो दूसरा स्टेज में आप कुछ ना कुछ उससे सीखेंगे। अवलोकन करने के बाद जो व्यक्ति होगा, जैसे अगर कोई बालक है तो वो अवलोकन किया, अवलोकन करने के बाद कुछ ना कुछ वो सीख जाएगा, तो कुछ ना कुछ अपने मन और मस्तिष्क में रिटेन कर पाएगा, धारण कर पाएगा। तो ये दूसरा स्टेज उन्होंने बताया था। दूसरा स्टेज क्या बताया, रिटेंशन का इन्होंने बताया था अल्बर्ट बंडूरा जी ने। उसके बाद तीसरा स्टेज उन्होंने बताया था रिप्रोडक्शन। तो जो कुछ भी आपने देखा, ऑब्जर्व किया, पहले स्टेज में ऑब्जर्व किया, दूसरे स्टेज में उसके व्यवहार को धारण किया, अब धारण करने के बाद तीसरे स्टेज में उसी की तरह आप बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जो उन्होंने आपने सीखा, जो आदर्शमय व्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत किया गया था, जो आपने सीखा है उसको आप रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको धीरे समाज में आदर्श व्यक्ति के रूप में आपको भी प्रशंसा मिलेगी, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो इस 4 स्टेजेज को ध्यान रखना है, पहला अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया था। एक सवाल यहाँ से बनेगा। उसके बाद कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि अवलोकनात्मक सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी किसने दी, तो अगेन अल्बर्ट बंडूरा विल बी द आंसर। अनुकरण करने के माध्यम से कैसे सीखा जाता है, तो वो भी अल्बर्ट बंडूरा। जैसे अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा बालक है, अब ये छोटा सा बालक कोई ए है। अब इस छोटे से बालक को अगर हम सामाजिक मूवी दिखाते हैं, सामाजिक मूवी दिखाते हैं, तो उस सामाजिक मूवी को देखने के बाद वो सीख पाएगा कि किस तरह से हमें बिहेव करना है, हमारी नैतिकता क्या होती है, हमें बड़ों के साथ किस तरह का पेश आना है। तो उसके अंदर सामाजिकता का भाव आना शुरू हो जाएगा अगर मैं इसको सामाजिक मूवी दिखाता हूँ। यानी कि हमने जिस तरह का इसके सामने मॉडल प्रस्तुत किया, वो इसी तरह की चीज़ें धारण कर लिया। अब मान लेते हैं कि बालक बचपन में ही, अब इसको हम हिंसात्मक चीज़ें दिखाते हैं, हिंसा करना सिखाते हैं, गाली गलौज करना सिखाते हैं, तो बालक ऑटोमेटिक गाली गलौज करना ही सीख जाएगा। यानी कि जिस तरह का मॉडल उस बालक के सामने प्रस्तुत किया गया था, वो उसी तरह का बिहेवियर को अपना लेता है। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि इसको हम कोई ऐसी मूवी दिखाते हैं, लव स्टोरी मूवी दिखाते हैं, प्यार करना सिखाते हैं, जैसे छोटे छोटे कुत्ते होते हैं जो हमारे घर खिलौने होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें अगर हम उसको दिखाते हैं कि ये जानवर हैं, इनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, तो उसी तरह की चीज़ें सीखेगा। तो जिस तरह का बालक के सामने मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक उसी प्रकार का वो चीज़ें सीखेगा। अगर उसके माता पिता का व्यवहार आदर्श तरीका होगा, तो बालक भी उसी तरह का व्यवहार करना सीख जाएगा। तो सवाल अगर कभी भी पूछा जाता है, कभी भी इससे कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं कि एक बालक है जो हिंसा करना सीख जाता है, जब उसको हिंसात्मक मूवी दिखाई जाती है, सवाल कैसे पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जाएगा कि एक बालक है वो हिंसा करना सीख जाता है जब उसको हिंसात्मक मूवी दिखाई जाती है, तो बताइए ये किसके सिद्धांत पर आधारित है। उसमें अल्बर्ट बंडूरा हो सकते हैं, पावला हो सकते हैं, थांडाइक हो सकते हैं, फ्रायड हो सकते हैं। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जिस तरह से समाज के हमारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उसी तरह से बालक सीखेगा। तो किसी भी तरह का कंसेप्चुअल सवाल भी अगर बनाया जाता है तो आप इसको टैकल कर पाएंगे। तो अवलोकनात्मक सिद्धांत हो गया अल्बर्ट बंडूरा। अनुकरण करने के माध्यम से कैसे बालक सीखता है, तो वो भी अल्बर्ट बंडूरा ने, और ये कनाडा के रहने वाले थे। तो फ्रेंड्स, हमने अल्बर्ट बंडूरा के बारे में जितनी सारी चीज़ें हो सकती थी वो सारी चीज़ें आपको बता दी।
कि इनके सिद्धांत को और किस किस नाम से पूछा जा सकता है, इनका एक्चुअल में सिद्धांत कहता क्या है, इनके जो स्टेजेज हैं अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, इनका जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। तो ये सारी चीज़ें विस्तृत रूप से हमने आपको बता दिया। तो जो रॉबर्ट गैने का सिद्धांत है, अधिगम सोपानकी का, या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का, इन दोनों सिद्धांतों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अधिगम से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत हो सकते थे, थार्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, बंडूरा का सिद्धांत, रॉबर्ट गैने का सिद्धांत, तो जितने भी सिद्धांत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकते थे वो सारे सिद्धांतों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ और सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके नाम को आपको याद रख लेना है और कौन मनोवैज्ञानिक थे जिसको उन्होंने दिया था। उसके बाद अधिगम से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत थे वो आपके सारे सिद्धांत कंप्लीट हो जाएंगे। तो उन्हीं सिद्धांतों को और देखेंगे हम। अब इस कड़ी में है समीपता का अनुबंध सिद्धांत। समीपता का अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे सवाल पूछे नहीं जाते। तो हमारा टारगेट होगा सिर्फ और सिर्फ सवाल को सॉल्व करना। हमें पीएचडी नहीं करना है सीडीपी में, हमें सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे काम का है, जितने से हमारे सवाल बन जाएंगे। तो समीपता का अनुबंधन का सिद्धांत अगर कभी भी पूछा जाएगा कि समीपता का अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था, तो गुथरी ने, एडविन रे गुथरी ने दिया था। उसके बाद कभी कभी पूछा जाएगा कि प्रवलन का सिद्धांत किसने दिया, क्लार्क एल हल ने प्रवलन का सिद्धांत दिया। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया। और अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया, कुर्ट लेविन ने दिया। तो अधिगम से रिलेटेड जितने भी हमारे सिद्धांत हो सकते थे उन सभी सिद्धांतों को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के बाद हम अधिगम से रिलेटेड जितनी भी हमारी थ्योरी है उसको हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, और अगला जो हमारा वीडियो आएगा उस अगले वीडियो में हम और लर्निंग से रिलेटेड जो कंसेप्ट, जैसे लर्निंग करो के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग और भी जितनी चीज़ें रिलेटेड हो सकती हैं लर्निंग को लेकर के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। कमेंट की आपकी ओपिनियन क्या है इस वीडियो को लेकर के, आप सीडीपी की सीरीज आपको कैसी लग रही है। और मैं आपको ये फिर से एक बार बता देता हूँ कि मॉर्निंग में अब आपको मैथ्स का वीडियो एक मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से मैथ हम पढ़ेंगे, 0 लेवल से पढ़ेंगे, जोड़ घटाना अगर भी नहीं आता वहाँ से पढ़ेंगे और एक अच्छे स्तर तक लेके जाएंगे, ताकि कहीं से कहाँ तक आपको मैथ इस बार बोझिल न पड़े। तो बिल्कुल मॉर्निंग वाले सेशन के साथ भी जुड़िएगा, और वहाँ पे हम लोग मैथ सीखेंगे, और हमारा शाम वाला सेशन रहेगा सीडीपी को लेकर के। इन दोनों सब्जेक्ट को हम पैरेलल में लेकर के चलते रहेंगे। जैसे ही हमारा एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा और सब्जेक्ट को ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो कुछ भी नया अपडेट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।